बड़ी मेहनत के बाद राजा विक्रमादित्य बेताल को पकड़ लेते हैं और उसे अपने कंधे पर लादकर शमशान की ओर चल देते हैं। रास्ते में बेताल उन्हें एक कहानी सुनाता है। एक बार की बात है, काशी में प्रताप मुकुट नाम का एक राजा था। उसका एक पुत्र था, उसका नाम वज्र मुकुट था। एक दिन वज्र मुकुट दीवान के बेटे के साथ शिकार करने जंगल गया। काफी घूमने के बाद उन दोनों को एक तालाब दिखा जिसमें कमल खिले थे और हंस उड़ रहे थे। दोनों ने वहां रुककर तालाब के पानी से हाथ मुंह धोया और पास ही बने महादेव के मंदिर में दर्शन करने चले गए। फिर जब दोनों दोस्त दर्शन करके मंदिर से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि तालाब में एक राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ स्नान करने आई है। राजकुमारी को देखकर राजकुमार काफी खुश हुआ। राजकुमार और राजकुमारी एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए, जबकि दीवान का बेटा वहीं एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। राजकुमार को देखते ही राजकुमारी ने बालों में से कमल का एक फूल निकाला, कान से लगाया, दांतों से कुतरा, पैरों के नीचे दबाया और फिर अपनी छाती से लगाकर अपनी सहेलियों के साथ चली गई। उसके जाने के बाद राजकुमार काफी दुखी हुआ और अपने मित्र के पास लौटकर सारी बातें बताई। राजकुमार बोला, मैं राजकुमारी के बिना नहीं रह सकता हूँ, लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। वह कहाँ रहती है, उसका नाम क्या है। दीवान के बेटे ने सारी बातें सुनी और राजकुमार को दिलासा देते हुए बोला, राजकुमार आप घबराइए मत, राजकुमारी ने सब कुछ बताया है। आश्चर्यचकित होकर राजकुमार पूछा, वो कैसे? दीवान के बेटे ने राजकुमार को बताना शुरू किया कि राजकुमारी ने कमल के फूल को बालों से निकालकर कानों से लगाया, यानी राजकुमारी का कहना है कि वह कर्नाटक से हैं। दांतों से फूल को कुतरा, मतलब उनके पिता का नाम दंतावट है। फूल को पांव से दबाने का मतलब था राजकुमारी का नाम पद्मावती है और फूल को सीने से लगाने का मतलब था अब आप उनके हृदय में बस चुके हैं। यह सुनते ही राजकुमार काफी खुश हो गया। खुश होते हुए उसने दीवान के बेटे से कहा, मुझे कर्नाटक जाना है, मुझे वहाँ पर ले चलो। दोनों दोस्त कई दिन तक घूमते फिरते कर्नाटक पहुँचे। जब वो दोनों महल के निकट पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने एक चरखा चलाती हुई बुजुर्ग महिला देखी। महिला के पास जाकर उन्होंने कहा, माई हम दोनों व्यापारी हैं, हम बहुत दूर से आए हैं, हम दोनों को रहने के लिए बस थोड़ी सी जगह चाहिए। उनकी बातें सुनकर बुजुर्ग महिला की ममता जाग उठी। उसने कहा, बेटा इसे अपना ही घर समझो, जब तक मन करे यहाँ रह सकते हो। इसके बाद दोनों उसके ही घर में रहने लगे। इसी बीच दीवान के बेटे ने उस महिला के परिवार और काम काज के बारे में पूछा। महिला ने बताया कि उसका एक पुत्र है जो राजा के यहाँ नौकरी करता है और वो खुद राजा की पुत्री पद्मावती की दासी है। बूढ़ी होने की वजह से वो घर पर ही रहती है और राजा उसे खाने को दे देते हैं। पूरे दिन में एक आध बार वो राजकुमारी से मिलने भी चली जाती है। ये सुनने के बाद राजकुमार उस बूढ़ी औरत को कुछ धन देता है और राजकुमारी तक संदेश पहुंचाने को कहता है। राजकुमार उस बूढ़ी महिला से कहता है, माई कल जब तुम राजकुमारी के पास जाना तो उनसे कहना जेठ सुदी पंचमी को तुम्हें नदी के पास जो राजकुमार मिला था वो तुम्हारे राज्य में आ गया है। अगले दिन बूढ़ी औरत राजकुमार का संदेशा लेकर राजकुमारी के पास गई। उस महिला की बातें सुनते ही राजकुमारी गुस्सा हो गई। उन्होंने हाथों में चंदन लगाकर उस महिला के गाल पर तमाचा मारते हुए कहा, मेरे घर से निकल जाओ। घर लौटकर बूढ़ी औरत ने राजकुमार को सारी बातें बताई। महिला की बातें सुनकर राजकुमार चौंक गया। फिर राजकुमार के मित्र ने राजकुमार का धैर्य बढ़ाते हुए कहा, राजकुमार आप चिंतित ना हो, राजकुमारी की बातों को समझने की कोशिश करें, ध्यान दें। राजकुमारी ने अंगुलियों को सफेद चंदन में डुबो कर मारा है। इसका मतलब कुछ दिन चांदनी के हैं, उसके खत्म होने के बाद अंधेरी रात में मिलेंगी। कुछ दिनों बाद फिर बूढ़ी महिला राजकुमारी के पास संदेशा लेकर पहुंची। इस बार राजकुमारी ने केसरी रंग में 3 उंगलियां डुबोकर बूढ़ी महिला के गाल पर तमाचा मारते हुए कहा, भागो यहाँ से। फिर उस महिला ने आकर राजकुमार को सारी बातें बताई। राजकुमार यह सुनकर बहुत ही दुखी हुआ। इस पर दीवान के बेटे ने कहा, इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं राजकुमार, राजकुमारी ने कहा है अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए 3 दिन और रुक जाओ। 3 दिन बाद बूढ़ी महिला फिर राजकुमारी के पास जा पहुंची। इस बार फिर से राजकुमारी ने उस महिला को फटकारा और पश्चिम की खिड़की से बाहर जाने को कहा। वो महिला फिर से राजकुमार के पास आई और सारी कहानी सुनाई। तब दीवान के बेटे ने राजकुमार को समझाते हुए कहा, मित्र राजकुमारी ने आपको उस खिड़की की तरफ बुलाया है। राजकुमार यह सुनते ही खुशी से उछल पड़ा। उसने बूढ़ी महिला के कपड़े पहनकर नारी का वेश धारण किया, इत्र लगाया और हथियार बांधकर राजकुमारी से मिलने चल पड़ा। राजकुमार खिड़की के रास्ते राजकुमारी के कमरे में पहुंच गया। राजकुमारी पहले से ही तैयार होकर राजकुमार का इंतजार कर रही थी। राजकुमार जब कमरे में गया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। राजकुमारी की कमरे में कई महंगी चीजें रखी हुई थी। रात भर राजकुमार और राजकुमारी साथ ही रहे। फिर जैसे ही दिन निकलने को आया, राजकुमारी ने राजकुमार को सबसे छिपा दिया। फिर जब रात होने लगती तो राजकुमार बाहर आ जाता। इस तरह करते करते कई दिन बीत गए। फिर अचानक राजकुमार को अपने दोस्त की याद आई। उसे अपने दोस्त की चिंता हुई कि पता नहीं उसका दोस्त कहाँ होगा, कैसा होगा और उसका क्या हाल हुआ होगा। राजकुमार को दुखी देखकर राजकुमारी ने राजकुमार के दुख का कारण पूछा।
उसके बाद राजकुमार ने राजकुमारी को अपने मित्र के बारे में सब कुछ बताया। राजकुमार ने कहा, वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वह चतुर है, उसी की वजह से मैं तुमसे मिल पाया हूँ। यह सुनने के बाद राजकुमारी ने राजकुमार से कहा, मैं तुम्हारे दोस्त के लिए स्वादिष्ट भोजन बनवा देती हूँ, तुम उसे भोजन कराकर और उसे समझाकर वापस आ जाना। फिर राजकुमार खाना लेकर अपने दोस्त के पास पहुँचा। दोनों मित्र कई महीनों बाद मिले थे। मिलने के बाद राजकुमार ने अपने मित्र को सारी बातें बताई। राजकुमार ने कहा, मैंने राजकुमारी को तुम्हारी चतुराई के बारे में बताया है, राजकुमारी ने तुम्हारे लिए खाना भिजवाया है। यह सुनकर दीवान का बेटा सोच में पड़ गया। उसने राजकुमार से कहा, यह तुमने ठीक नहीं किया। राजकुमारी समझ गई हैं, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक वह तुम्हें अपने बस में नहीं रख सकेंगी, इसलिए उन्होंने इस खाने में जहर डालकर भेजा है। यह कहते ही दीवान के बेटे ने उस खाने में से एक लड्डू लेकर सामने बैठे कुत्ते को दे दिया। लड्डू खाते ही कुत्ते की मृत्यु हो गई। यह देखकर राजकुमार को बहुत बुरा लगा। उसने कहा, ऐसी औरत से भगवान रक्षा करे, अब मैं उस राजकुमारी के पास कभी नहीं जाऊंगा। दीवान के बेटे ने कहा, नहीं, अब कुछ ऐसी तरकीब निकालनी चाहिए जिससे कि हम उसे साथ में अपने घर ले जा सकें। आज रात को तुम वहां जाओ और राजकुमार जब सो रही हो तो उसकी बाईं जांघ पर त्रिशूल का निशान बना देना, फिर उसके गहने लेकर आ जाना। राजकुमार ने अपने मित्र के कहे अनुसार ही किया। फिर दीवान के बेटे ने योगी का भेष धारण कर लिया और राजकुमार से कहा कि इन गहनों को ले जाकर बेच दो, अगर कोई पकड़े तो कहना मेरे गुरुजी के पास चलो और उसे मेरे पास ले आना। राजकुमार वो गहने लेकर महल के पास एक सुनार के यहाँ गया। सुनार ने गहने को देखते ही पहचान लिया और राजकुमार को कोतवाल के पास ले गया। कोतवाल ने राजकुमार से पूछा तो राजकुमार ने कहा, मुझे ये गहने गुरुजी ने दिए हैं। यह सुनने के बाद कोतवाल ने गुरु यानी दीवान के बेटे को पकड़ लिया और राजा के दरबार ले गया। राजा ने पूछा, योगी महाराज, आपको ये कीमती गहने कहाँ से मिले? योगी का भेष धारण किए हुए दीवान के बेटे ने कहा, महाराज, मैं शमशान में काली चौदस को डाकनी मंत्र प्राप्त कर रहा था, तभी मेरे सामने डाकनी आई। मैंने उसके जेवर उतार लिए और उसकी बाईं जांघ पर त्रिशूल का निशान छाप दिया। यह सुनते ही राजा महल में गया और उसने रानी से कहा कि पद्मावती की बाईं जांघ पर देखे, कहीं राजकुमारी की जांघ पर त्रिशूल का छाप तो नहीं। राजा की बात सुनते ही रानी ने देखा और सच में राजकुमारी की बाईं जांघ पर त्रिशूल का निशान बना हुआ था। यह जानकर राजा बहुत ही दुखी हुआ। फिर राजा योगी के पास गए और कहा, बताओ कि धर्म शास्त्र में बुरी औरतों के लिए क्या सजा है? योगी ने उत्तर दिया, ब्राह्मण, राजा, गौ, औरत, पुरुष और अपने राज्य में रहने वाली किसी से भी बुरा काम हो जाए तो उसे राज्य से बाहर निकाल देना चाहिए। यह सुनते ही राजा ने पद्मावती को जंगल भेज दिया। वहाँ राजकुमार और दीवान का बेटा मौके के इंतजार में बैठे थे। राजकुमारी को अकेला पाकर दोनों उसे अपने नगर ले आए और खुशी खुशी रहने लगे। कहानी खत्म हुई और हर बार की तरह बेताल ने विक्रम से पूछा, तो बताओ राजन, इस कहानी में पापी कौन है? जल्दी बताओ राजन, वरना मैं तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। विक्रम ने उत्तर देते हुए कहा, पापी राजा था, क्योंकि दीवान के पुत्र ने अपने मालिक का काम किया। कोतवाल ने राजा का कहना सुना और राजकुमार ने अपनी इच्छा पूरी की, लेकिन इस कहानी में राजा पापी था। उसने बिना सोचे विचारे राजकुमारी को राज्य से बाहर निकाल दिया। विक्रम के इतना कहते ही बेताल फिर उड़कर पेड़ पर जा लटका।